हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फियोल। इन शॉर्ट कहें, हम हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। आपको लगभग हर जगह जहां पे भी आपको मैनेजमेंट का टॉपिक आता है, जहां पे भी आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव का टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स 100% होते ही है। चाहे वो आपका बीसी हो, चाहे आपका बीबी हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे आपका कोई कंप्यूटर एग्जाम्स हो। ही इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। राइट। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिसको नाम इन्होंने दिया था कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल थे एक्चुअली इन्होंने दिया था। उसको हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे, वो क्या थे, कैसे समझना, उसको लर्न कैसे करना, वो सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीजें जो आपको समझना जरूरी है कि हेनरी फ्यूल का ये जो प्रिंसिपल आया था इन्होंने डेवलप कैसे किया था। देखो, है ना, कोई चीज डायरेक्टली बन के रेडी नहीं हो जाती, एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या होता है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हेनरी फ्यूल हु presented management principle was a French engineer industrialist। याद रखना है, he was a French engineer and industrialist। ये आपको इसलिए याद रखना है ताकि अगर एमसीक्यूज में बाई मिस्टेक आ जाए तो आपको याद रहे कि हेनरी फ्यूल वाज अ फ्रेंच इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ही प्रेजेंटेड दिस प्रिंसिपल इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। तो जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद क्या रखना है, वो याद रखना है जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे वो इनकी एक बुक थी और उस बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इस बुक का नाम याद रखना है आपको कि बुक का नाम क्या था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। और ये कब दिया था, 1916 में ये बुक इन लोगों ने लिखी थी। सॉरी, इन लोगों ने नहीं, इन्होंने लिखी थी, हेनरी फ्यूल ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि हेनरी फ्यूल डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इन 6 पार्ट्स फॉर ईज एंड क्लेरिफिकेशन। हेनरी फुल ने स्टार्टिंग में क्या किया कि बिजनेस में जितने भी काम होते हैं, ध्यान से सुनना, कि बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे सर ये 6 पार्ट्स क्या थे, और आपने तो बोला कि 14 प्रिंसिपल है, टोटल 14 प्रिंसिपल है। और यहाँ तक कि अब जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, ऐसा लिख के आपको समझाया जाता है। तो सर आप बोल रहे हो कि 6 पार्ट में डिवाइड क्या है, एक्चुअली में फैक्ट क्या है, मतलब मेन क्या है कि इन्होंने बिजनेस के काम को, ध्यान से सुनना, इन्होंने बिजनेस के काम को, उनकी एक्टिविटीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन उस 6 पार्ट में काम कैसे करना है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे करना है, उसके लिए इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। राइट। पूरे काम को इन्होंने डिवाइड कितने में पार्ट में किया था, 6 पार्ट्स में किया था। लेकिन काम को करना कैसे इन पार्ट्स में, उसके लिए 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि वो 6 काम थे क्या। तो वो 6 काम थे आपके, पहला था आपका टेक्निकल एक्टिविटीज। देखो, किसी भी बिजनेस में थोड़े मोड़े टेक्निकल एक्टिविटीज होते हैं। तो जैसे अभी अगर स्कूल में हो, कॉलेज में जॉब कर रहे हो, आप जहां पर भी हो, आप उसको इमेजिन करके चलना, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा, और वैसे भी कुछ चीजें होती है जो हमें समझना होता है। और ये जब प्रिंसिपल बना था तो इन्होंने क्लियरली बोला था कि ये 14 प्रिंसिपल ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह अप्लाई हो, लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिया था अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट जरूरी नहीं कि सभी पे ये 14 के 14 अप्लाई हो। लेकिन जब आप रीड करते हो तो आप उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखो। तो उसमें कैसा होता है कि एक होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। क्या होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट कि जो पूरा टेक्निकल काम देखेगा, लैपटॉप का, कंप्यूटर का जो भी काम होता है, अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्टर है तो वो सारा काम एक पर्सन होता है जो उसको हैंडल करता है। इन सेम वे बिजनेस में भी जो टेक्निकल वर्क्स होते हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है और वहां पे कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स फैक्ट्री मशीनरी। टेक्निकल है तो सीधी सी बात है, किसका इंक्लूजन होगा, मशीनरीज का इंक्लूजन होगा, एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि मशीनरीज और प्रोडक्शन का रिलेशन आपस में है, इसलिए मशीन और प्रोडक्शन की बात आएगी तो वो कहा जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा है कॉमर्शियल। टेक्निकल में मशीन और प्रोडक्शन, कॉमर्शियल में आएगा परचेसिंग, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स। याद रखना है, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, बताओ, कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं तो कॉमर्शियल वर्क करने का मतलब ही क्या होता है, परचेस करना और सेल करना। राइट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो पैसे से रिलेटेड है। तो पैसे से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल, प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल। क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसे कहां से लेने हैं, यूज कैसे करना है, और फंड मेंटेनेंस कैसे करना है, और उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इन शॉर्ट पैसे से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे आपके कहां पे होंगे, फाइनेंस एक्टिविटीज में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी एक्टिविटीज। सेफ्टी एक्टिविटीज में क्या होगा, हमारे पास जो भी बिजनेस में है उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो हमारे बिजनेस में कौन कौन है, तो हमारे बिजनेस में है एम्प्लॉइज, हमारे बिजनेस में एसेट्स, और हमारे बिजनेस में गुड्स। गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। राइट। तो ये बिजनेस में 3 चीजें होती हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, एसेट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स। और इन तीनों की हमें क्या करनी है, सेफ्टी करनी है, और उसके लिए भी एक अलग एक्टिविटी को इन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग का मतलब क्या, देखो, कॉमर्शियल का मतलब क्या होगा, बिजनेस में परचेस सेल से रिलेटेड हो गया।
फाइनेंस का मतलब पैसे से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, परचेस सेल से रिलेटेड ये हो जाएगा, यहाँ पे पैसे से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं पैसे लिखता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पैसे से रिलेटेड। सेफ्टी का तो आपको क्लियरली पता चला, लेकिन सेफ्टी हमें किसकी करनी है, 3 चीजों की करनी है। किसकी किसकी, इंप्लॉइज की, गुड्स की एंड एसेट्स की। ठीक है, बात करेंगे जब अकाउंटिंग का, तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है ना उसको रिकॉर्ड करना है। क्या करना है हमें, रिकॉर्ड करना है, यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काम आपका कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, अकाउंटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो रीड करते हैं, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोक्यूरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब नंबर्स की बात हो रही है एक्चुअली में, लाइक कितने परचेस किया है, कितना सेल किया, कितना अमाउंट हमारे पास आया, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। जो ये पैसे लिए यूज किए उसको रिकॉर्डिंग तो हमें इसी एक्टिविटी में करनी पड़ेगी। इन द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा, ये सारे काम को करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो आपकी कौन सी एक्टिविटीज में आ जाएंगी, सबके सब मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। क्लियर है इतना? तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि 6 के 6 एक साथ दिख जाए। ओके, यहाँ पे देखो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में। नंबर 1 टेक्निकल, टेक्निकल में मशीनरी से रिलेटेड होगा। कमर्शियल, कमर्शियल में परचेस एंड सेल से रिलेटेड होगा। फाइनेंस, फाइनेंस में पैसे से रिलेटेड है, कहां से पैसे लेने, कितना यूज करना है, फंड को कैसे मेंटेन करना, री इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। सेफ्टी, सेफ्टी में 3 चीजों की बात आएगी, इंप्लॉइज, गुड्स एंड एसेट्स का। किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही 3 लोग मेन होते हैं, और इन्हीं तीनों का हमें सेफ्टी कैसे रखना है उसके बारे में बात होगी। अकाउंटिंग का मतलब क्या, सभी चीजों को रिकॉर्ड करना है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, ये सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इन शॉर्ट याद रखना है, ये जो लास्ट वाली एक्टिविटीज है इन सारी एक्टिविटीज के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से बिजनेस की जो भी काम होते हैं, जो भी वर्क होता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके बाद इन्होंने उसके लिए टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो ये रहे हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल्स। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स को कैसे हमें समझना है, कैसे हमें लर्न करना है। तो नंबर 1 है डिवीजन ऑफ वर्क। पहले हम रीड करते हैं 1 बाय 1, फिर मैं आपको एक बार 14 के 14 प्रिंसिपल में आपको एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, जिससे आपको याद भी हो जाए साथ में। पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल देके चलने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर आप स्कूल में हो तो अपने स्कूल को एज्यूम करना, आप जॉब कर रहे हो तो अपने जॉब को एज्यूम करना, कॉलेज में तो अपने कॉलेज को एज्यूम करना, राइट। जहां पे हो आप उस एंटिटी को एज्यूम करके चलना। जैसे मैं अभी स्कूल का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो बच्चे मतलब स्कूल के हैं, या यूं कहूँ कि बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, तो मैं उनको एज्यूम करके चलता हूँ। तो यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको, समझते हैं 1 बाय 1। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसे कि अगर एक स्कूल है, ठीक है, तो ये मैं स्कूल बना देता हूँ छोटा सा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हाँ, ये यहाँ पे गेट और यहाँ पे छोटा सा विंडो। बचपन में मैंने इसके अलावा और कोई स्कूल नहीं बनाया था, इसके लिए मुझे यही आता है, स्कूल। तो आपको पता है जो स्कूल होता है वहां पे बहुत बच्चे होते हैं। जैसे मान लेता हूँ कम से कम मेरे स्कूल में जो है वो 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मान लो मैं ही हूँ। कौन है स्कूल का प्रिंसिपल, मैं खुद, यानी आई एम। अमित लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा भाई अमित कौन है, प्रिंसिपल। अब देखो स्कूल है जो, क्या मैं अकेले चला लूंगा, इज इट पॉसिबल कि पूरे के पूरे स्कूल को मैं अकेले हैंडल कर लूं, नॉट पॉसिबल है, राइट। तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी लोगों की, यानी कि सिंपल यहाँ पे जो अकाउंट करे, सॉरी इसकी भाषा में मैं बोलूं, बीए की भाषा में हमारा जो सब्जेक्ट है, तो उसकी भाषा में मुझे चाहिए होगी एम्प्लॉइज। मुझे क्या चाहिए होंगे, एम्प्लॉइज, क्योंकि बिना इनके काम करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अकेला प्रिंसिपल है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉइज की, यानी टीचर्स की जरूरत पड़ने वाली। तो ये क्या करेगा, उन टीचर्स को पहले लेकर आएगा और उनके बीच में वर्क को डिवाइड कर देगा, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल ही अकेला काम करने लगेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसी वजह से क्या करेगा, जितने भी वर्क होंगे उन सभी वर्क को एम्प्लॉइज के बीच में डिवाइड कर देगा। और डिवाइड कैसे करेगा, उनके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा उनका नॉलेज है, जैसा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर डिवाइड करेगा। तो पहला वर्ड क्या आ गया आपका, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में याद क्या रखना है कि जैसा वर्कर होगा, जैसा एम्प्लॉइज होगा, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको वर्क देना है, सो दैट कि वो अपना जो काम है वो 100% कर पाए और बेटर वे में कर पाए, राइट। जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हम क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है कि जिसको आता है वही काम करे, तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता, अगर आपको खाना आपने कभी बनाया होगा,
आटा गूंथना आता है ना, आटा गूंथना समझते हो ना, कि जब रोटी बनाने से पहले आटा को करते हैं ना, तो अगर जिसको आता है, देखो वो अगर करता है तो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कोई भी वो जो थाली में या जिस भी आप बर्तन में करते हो उस बर्तन के बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको आदत नहीं है, जिसने कभी नहीं किया हो, वो जब गूंथने जाएगा ना तो 100% चांसेस है कि थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही। रीजन क्या है? दैट पर्सन वाज नॉट कैपेबल। ओके, या ये समझो कि उसके पास उतना नॉलेज नहीं था, स्पेशलाइज नहीं था वो। तो जिसके पास जितना नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या याद रखना है कि एक पर्सन अकेला काम नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई वो अपने यहाँ पे एफिशिएंस इंप्लॉइज को रखेगा और इंप्लॉइज के बीच में क्या करेगा, वर्क डिवाइड करेगा। कैसे वर्क डिवाइड करेगा? एज पर देयर एफिशिएंसी, सो दैट ही कैन यूज मैक्सिमम, राइट, और ये कैन यूटिलाइज एज ऑप्टिमम। ओके, तो ये था आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक बार थोड़ा रीड भी कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो यहाँ पे लिखा है, इन अ मैनेजमेंट मोर वेटेज इज गिवन ऑन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। सिंपल से मैंने बोला किसकी यहाँ पे मेन होता है, हायर एफिशिएंसी की बात होगी। किसकी हायर एफिशिएंसी की? तो एम्प्लॉइज की और मैनेजर्स की। आगे लिखा है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। और हमें याद रखना है, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल उतना यूटिलाइज करोगे, दैट तभी हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे लिखा है, मोर ओवर डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। जो मैंने कहा कि जिसको जो काम आता है वही काम उसको दो। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे, वो डायलॉग है ना एक ऐसा, मतलब सॉरी कहावत है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? जिसको जो आता है उसको वही काम दोगे तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो काम बेटर वे में कर पाएगा। स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। और मैंने पहले ही बोल दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन में। जैसे मैंने कहा कि अगर आटा गूंथना नहीं आता तो आपको नहीं दूंगा। जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तो जो टीचर अकाउंट्स पढ़ा सकता है उसको अकाउंट्स दो, जो टीचर इको पढ़ा सकता है उसको इको दो, तो 100% बेटर वे में काम कर पाएगा। अगर जिसको, जैसे मान लो कि अगर मुझे बोल दे भाई चलो तुम इंग्लिश पढ़ाओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती उतनी, राइट, मतलब थोड़ा बहुत आता है, बट ग्रामर जो है उसका जो लिटरेचर होता है वो मुझे नहीं आता, तो मैं अगर वो करूंगा तो क्या मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी? डेफिनेटली नो, राइट। तो याद रखना है कि आपको उसी को देना है जो एफिशिएंट है। और क्यों देना है? क्योंकि हमें अपनी चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और इससे क्या होगा, जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो इससे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है, और इससे स्पेशलाइजेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती, इंक्रीज होती। तो ये था आपका पहला पॉइंट पूरा डिटेल में। आई होप कि आपको ये स्टोरी जो बता रहा हूं मैं वो आपको समझ में आएगा। तो पहला वर्ड मैंने क्या कहा, स्कूल वाले एग्जांपल को आप जहां हो उस चीज को लेकर चल सकते हो। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप स्कूल को लेके चलो। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया मैंने? काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन कैसा है, थोड़ा बहुत अगर मैं पावर नहीं देता, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा, तो वो काम देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि अगर एक स्कूल में है तो स्कूल में टीचर को पढ़ाने के लिए दिया गया, तो थोड़ा तो उसको अथॉरिटी होना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से वो हैंडल करना है। जैसे अगर कभी आवाज करते हैं तो क्या उनको पनिशमेंट दे सकते हैं? डेफिनेटली उनके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी होनी चाहिए, बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि भाई जो भी काम करना है वो एक इस वे में करना है कि किसी का कोई लॉस ना हो, राइट। किसी को ज्यादा नहीं मारना है, ना किसी को ज्यादा पनिशमेंट देना है कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाए। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया। अब कंपनी के लिए क्या है तो उसको पढ़ते हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। क्या लिखा है? पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। रीजन क्या है उसका? तुमको अगर तुमने कभी स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो स्पाइडरमैन में एक डायलॉग यूज करती है जो स्पाइडरमैन उसकी आंटी, वो यूज करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद पावर। यानी जब आपके पास पावर होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्पाइडरमैन जो होता है ना उसके अंदर जब उसको पावर मिलती है ना स्पाइडरमैन की, वो बताता है तो वो बोलती है कि भाई बेटा जो ऐसा है ना कि जिसके पास पावर होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वही बात है यहाँ पे, पावर भी देना साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो अपने आप आ जाएगा। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट। आपको याद रखना है कि जिसके पास पावर है लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबल है लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत पॉलिटिकल मैटर में मत लेना, लाइक मनमोहन सिंह, हम जानते हैं ही वॉज वेरी टैलेंटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन उनके पास पावर नहीं थी क्योंकि वो कोई भी डिसीजन जो लेते थे उनको किसी न किसी की सुननी पड़ती थी। दैट्स व्हाई वो क्या थे, इनकम्प्लीट पर्सन थे, कहीं ना कहीं वो हैंडल नहीं कर पाते थे। और पावर अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में चले जाए, थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो आपको पता है वो उल्टा ही काम करेगा, राइट। दैट्स व्हाई ये दोनों का होना जरूरी है। व्हेन अ पर्सन इज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम जॉब एट द सेम टाइम पावर इज असाइनमेंट इज एसेंशियल। जब किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके पास पावर भी होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। व्हाइल असाइनिंग द पावर डिफरेंट पैरामीटर्स, हाँ लेकिन पावर देने से पहले क्या देखना है, लाइक पोस्ट देखना है, भाई उसके पोस्ट क्या है, लाइक उसका नॉलेज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आर्ट ऑफ लीडरशिप है कि नहीं है, मैच्योरिटी है कि नहीं है। किसी इमेच्योर इंसान को अगर तुम पावर दे दो, लाइक वो तुमने जैसे एक मूवी है थोर वाली, ठीक है, उसमें दो कैरेक्टर, एक लोकी है और एक थोर है।
तो लोकी को राजा क्यों नहीं बनाते? बिकॉज उसके पास पावर है बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। थोर को क्यों बनाते? बिकॉज उसके पास पावर भी है प्लस ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट। तो ये एक मैटर होता है। अब उसके लिए क्या चीजें में हमें मायने रखती है? पोस्ट मायने रखता है, कौन सी पोस्ट पे है, नॉलेज कैसी है, क्वालिफिकेशन कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, क्या उसके पास लीडरशिप की आर्ट है, मैच्योरिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें कंसिडर करना है। देन ओनली उसको हमें पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है। क्लियर इतना? तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट बोला डिवाइड करना है वर्क को, फिर वर्क को डिवाइड करने के बाद एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर पाए उसके लिए हमें पावर देना है, और पावर का सही यूज करे उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल भी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में देखो क्या है, पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, काम दे दिया, लेकिन अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे मैं स्कूल की बात करता हूं, ठीक है, जैसे एक टीचर को मैंने मान लो सब्जेक्ट दे दिया, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बोला जाइए आप अकाउंट्स पढ़ाइए, ठीक है, आप इस क्लास में पढ़ाइए, बट ही इज नॉट डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन नहीं, वो जैसे कि मतलब टाइम पर नहीं आते हैं, ठीक है, क्लास में जो एक रूल होता है कि भाई आप फोन नहीं यूज करोगे, वो कंटिन्यू क्लास में फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के अपना काम करने लगते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो ही इज नॉट सच अ पर्सन हु फॉलो डिसिप्लिन, राइट। तो अगर ऐसा कोई पर्सन काम करेगा तो इट मींस क्या होगा, जो हमारे काम है वो सही से नहीं हो पाएंगे, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब ये डिसिप्लिन यहाँ पे कैसे समझना है, एग्जाम्पल जो दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना, आप अगर पॉसिबल हो तो उसको लिख भी लेना, ठीक है। ये स्टोरी आपको आंसर्स राइटिंग में बहुत हेल्प होंगी, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं, प्लस लर्न करने में भी। तो यहाँ पे रीड करते हैं क्या लिखा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। वी नो कि भाई ऑप्टिमम यूज अगर हमें करना है इक्विपमेंट्स का और एक्टिविटीज को कंसिस्टेंसी करनी है या कंसिस्टेंट रखना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। डिसिप्लिन क्या होता है, क्रिएट्स सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनियस इन्वायरमेंट। डिसिप्लिन से एक हार्मोनियस, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन इज एस्टैब्लिश्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे याद रखना है कि हर जगह का अपना एक रूल और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। आप कहीं भी जाओ वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट गवर्नेंस टेक प्लेस इन अ यूनिट। When employees are more, then control becomes easy through discipline and code of conduct। जैसा मैंने कहा कि स्कूल होता है, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता है वहां पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अभी सभी टीचर्स को पर्सनली बुला बुला के डांटना या समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां पे रूल रख देते हैं कि भाई इतने टाइम पर आना है तो वहां पे सिग्नेचर करना है, इतने टाइम पे जाना है सिग्नेचर करना है, यहाँ पे कैमरे में अपना वो शक्ल दिखाना होता है ना, आजकल थंब इंप्रेशन वाला चल रहा है, फेस डिटेक्शन वाला। तो ये सारी चीजें क्या है, डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन होने से क्या होगा, सबके सब ढंग से काम करेंगे, कंट्रोल करने का टेंशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि कम करना है ना अब, एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीजेस, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज का जो है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सॉरी। मैनेजर्स कैन managers even can take work easily, supervision, clear and appropriate contracts between worker and owners, and appropriate implementation of punishment at every level are important for a discipline। तो याद रखना है ये सारी चीजों का आपको जरूरी है, क्योंकि अगर हर लेवल पे आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है तो वहां पे डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर इतना? तो आई होप कि थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा पॉइंट क्या था, डिसिप्लिन, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड तीसरा पॉइंट हमारा डिसिप्लिन। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में कैसा है वो समझो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक स्कूल है मेरे पास और उसका मैं प्रिंसिपल हूं, मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे साथ में एक वाइस प्रिंसिपल भी है, ठीक है, मेरे साथ में कौन है, एक वाइस प्रिंसिपल है। मेरे हमारे यहाँ पे जो टीचर है अकाउंट के, उनको मैंने कुछ कहा करने के लिए और वाइस प्रिंसिपल ने आके तब तक कुछ और कह दिया। अब बताओ ये टीचर बेचारे क्या करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे ना भाई, करे तो करे किसकी, इनका सुने या इनका सुने, इनका पहले करे या इनका पहले करे, तो वो कंफ्यूज रहेंगे। और जब कंफ्यूज रहेंगे तो क्या काम प्रॉपर हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई ये होना जरूरी है कि ऑर्डर भी क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब एक ही जगह से ऑर्डर आए, दो लोग ऑर्डर ना दें। तो दो लोग ऑर्डर देंगे तो इंप्लॉय बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, यानी जो ये हमारे टीचर है वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, तो किसकी बात सुने। तो यहाँ पे ध्यान दो, एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, हेंस दिस प्रिंसिपल शोज दैट एम्प्लॉइज शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर एनी जॉब और एक्टिविटी। याद रखना है, कैन नॉट फॉलो, क्या क्या याद रखना है, कैन नॉट फॉलो मोर देन वन सुपीरियर, यानी एक से ज्यादा सुपीरियर की बात वो फॉलो नहीं कर सकता है। इट मींस ही शुड गेट ऑर्डर्स only from one superior। क्लियर है?
इट मींस दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट। अभी जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं किसी एक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, एक के लिए ही काम करूंगा। एंड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कंफ्यूजन नेवर अराइजेस amongst employees in the regards to the order। अभी एक ही आदमी ऑर्डर दे रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो जो बोलेंगे चुपचाप करते रहेंगे अपना, राइट। दो लोग आएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, किसकी सुने किसकी नहीं सुने, क्या करे क्या ना करे। क्लियर है इतना? तो 4 पॉइंट मैंने बताया। पहला क्या बताया? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा मैंने क्या बताया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम को बांटो, काम को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी दो, उसको पावर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। फिर ये सारी चीजें आपने पावर दे दिया, पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए कंपनी में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होगा तो हार्मनी क्रिएट होगा। एंड डिसिप्लिन होने के बाद उसके बाद आपका यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या? ऑर्डर एक जगह से जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि 10 लोग ऑर्डर देते रहे। इतना काम हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये यूनिटी ऑफ कमांड है और ये क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या था उसको समझते हैं। डायरेक्शन का मतलब एक ही आदमी की तरफ जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या? जैसे स्कूल का डायरेक्शन क्या होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और उनको कैसे भी करके बच्चा ताकि आगे बढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, ये हर स्कूल का टारगेट होता है। तो ये होगा एक टारगेट। अभी अगर उसमें भी लोग अपना अपना करने लगेंगे कि ये अपना कुछ और बना ले, ये अपना कुछ और टारगेट कर ले, तो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर, दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। प्लानिंग क्या? इट इज अ आउटलाइन, ठीक है, एक तरह का रूपरेखा है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। और ये आउटलाइन प्रिपेयर कैसे होगा? थ्रू जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। इफ deviations are found during planning, then direction guidance is प्रोवाइडेड। तो याद रखना है कि इन केस अगर ये प्लानिंग में कोई डेविएशन देगा, डेविएशन का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लो कुछ कमी दिख रही है हम लोगों को, तो हम डायरेक्शन और गाइडेंस दे सकते हैं। याद रखना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमें डायरेक्शन और गाइडेंस दोनों देना है। दिस डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय सुपीरियर अथॉरिटी। याद रखना है कि ये गाइडेंस भी कौन देगा? ओनली सुपीरियर अथॉरिटी देने वाला है। बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट्स कैन बी डन इजीली एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये तो आपको बेसिक था, ये क्या था? आपका बेसिक था। अब कहानी यहाँ पे आई है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉइज ग्रुप एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग अ जॉब फॉर ओनली वन पर्पस। और इनका टारगेट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि एक ही टारगेट होना चाहिए कि एनी हाउ स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है और उनका नॉलेज है, नॉलेज प्लस मार्क्स, उसी के ऊपर फोकस करना है। अगर लोग अपना अपना काम करने लगेंगे या टारगेट कुछ और बना लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, सुपीरियर का लोग सुन नहीं पाएंगे। और उसके लिए वन सुपीरियर हुई होना चाहिए, ये तो हमने पीछे देख ही लिया। क्लियर है? तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड का मतलब एक ही बंदा बोलेगा, डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में जाना है। अगर हमें जैसे भी तुम कहीं जा रहे हो, दो रास्ते आगे, एक राइट एंड लेफ्ट है, और तुम्हें पता ही ना होगा राइट जाना लेफ्ट जाना है, तो कैसे होगा? तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए कि हमारी जो मंजिल है वो राइट में है, तो तुम राइट जाओगे, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचोगे। जब कंफ्यूजन रहेगा, नहीं समझ पा रहे हो, तो कैसे काम करोगे? तो डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तभी तुम सक्सेस होगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या लिखा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, उसको कन्वर्ट करके किस में कर देना है? जनरल इंटरेस्ट में कर देना है। जनरल का मतलब ओवरऑल, इंडिविजुअल का मतलब खुद का। अब इसको ध्यान से समझना। देखो बिजनेस जो है ना, वो सबके काम के बाद जो सक्सेस मिलती है उससे चलता है, किसी एक पर्सन के बेस पर नहीं चलता। इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता क्रिकेट का। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आपको पता है एक टीम वर्क होता है। क्या होता है? एक टीम वर्क होता है। अगर मान लो कोई प्लेयर है सिर्फ अपने लिए खेलना शुरू कर दे, अपने लिए खेलना मत शुरू कर दे मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए, अगर वो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलना शुरू कर दे, जैसे मैं इंसिडेंट आपको समझाता हूं। जैसे आपने मैच देखा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर रन आउट हो जाता है, राइट, तो हम लोग बोलते हैं वो जानबूझ के रन आउट करवा दिया, जानबूझ के भागा नहीं, ये गलत है ना। अगर वो मान लो सच में अगर ऐसा वो करता है तो मतलब क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करा है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करने की वजह से उसने पूरी टीम को प्रॉब्लम में फंसा दिया। क्या फंसा दिया भाई? टीम हार गई। तो इसी वजह से ऐसा होना चाहिए कि भाई जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। जनरल का मतलब सभी का टारगेट कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। अपना पर्सनल जो टारगेट है, पर्सनल जो इंटरेस्ट है, उसको साइड में करो और पूरे टारगेट को लेके चलो। और पूरे टारगेट को कंप्लीट करते करते अपना टारगेट अपने आप कंप्लीट हो। जैसे कि विराट कोहली है, तो क्या विराट कोहली हर मैच में अपने लिए 100 बनाता है? नहीं, वो टीम के लिए बनाता है। जब वो टीम के लिए काम करता है तो उसका 100 भी उसके लिए तो काम कर ही रहा है ना, मतलब टीम के लिए काम कर ही रहा है, ऑटोमेटिक उसका भी 100 उसके में ऐड हो गया। तो यही हमें याद रखना है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको साइड में करना है, लेकिन ऐसा नहीं बोल देना कि खत्म करना है। हमें इंप्लॉइज को समझाना है, उनसे इस तरह से काम कराना है कि भाई हमारा जो टारगेट है वो यही है, इसको कंप्लीट करते हो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किसमें करना? जनरल इंटरेस्ट में करना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
मैनेजमेंट इज अ collective एक्टिविटी, हेंस देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्संस एंड डिपार्टमेंट्स। याद रखना है कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें एग्जांपल किसका याद रखो? क्रिकेट का। सभी में एग्जांपल्स दे रहा हूं तो उसके सामने पेंसिल से लिख लेना कि किसका एग्जांपल मैंने दिया है। दिस रिजल्ट इन एन इजी अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ अ बिजनेस। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन होगा, सब लोग दिमाग में रहेंगे, कलेक्टिव एक्टिविटी करने वाले, तो गोल अचीव करने में इजी हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल शोज दैट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ग्रुप शुड बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल यूनिट। जो मैंने कहा कि अगर पूरे टीम का जो टारगेट है उसके सामने जो खुद के टारगेट होते हैं, राइट, इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के टारगेट होते हैं, उसको कम देखना है। यानी इसको वैल्यू कम देना है, इसको वैल्यू ज्यादा देना है। क्लियर है? इसको इतनी वैल्यू दो तो इसको इतनी वैल्यू दो। क्लियर है? दिस मीन्स दैट कॉमन इंटरेस्ट विल बी प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देना है, प्रोमिनेंट मतलब बड़ा बनाना है उसको, ऐसे समझो, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है? उसको साइड में रखना है। क्लियर है इतना? तो ये आपका 6 पॉइंट था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। देखो रिम्यूनरेशन का मतलब ऐसे समझो कि भाई जो काम कर रहा है उसको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। जो वर्कर्स हैं, इंप्लॉइज हैं, हमारे जो भी लोग हैं, वो काम क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन अर्न मनी, मनी अर्न करके अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाए, वो खुद सर्वाइव कर अपनी फैमिली को भी देख पाए, राइट। तो यहाँ पे वही बोला रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। अब यहाँ पे कैसे देना है, क्या देना है वो समझो। रिम्यूनरेशन मींस रिटर्न अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। जो मैंने कहा कि जो उन्होंने सर्विस दिया है, जो उन्होंने काम दिया है, उसके अगेंस्ट में जो पैसे उनको मिलने वाला है वो है। तो याद रखना, रिटर्न अगेंस्ट सर्विस। According to this principle, remuneration to employees of a company should be suitable and ideal in payment of wage makes a stronger relationship between owner and employees. बहुत ही सिंपल रूल है। अगर तुम मेहनत करते हो और मेहनत के बाद जो तुम्हें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, रिजल्ट तुम्हारे मेहनत के अकॉर्डिंग अगर नहीं आता है तो दुख होता है कि नहीं? ऐसा लगता है यार इतना मेहनत किया फिर भी यही हो रहा है, बहुत दुख होता है। इसी तरह से जो कंपनी में एम्प्लॉइज काम करते हैं, जब वर्क करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग, उस एक्सपेक्टेशंस के आसपास अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेट होंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कि आइडियल पेमेंट वेज सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। ऑल एम्प्लॉइज डू नॉट वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इन अ यूनिट। और सभी लोग सेम तो काम करते नहीं है, इसलिए सभी की सैलरी सेम नहीं होगी। लेकिन देयर आर सम एफिशिएंट एम्प्लॉइज हु आर गिविंग मोर प्रोडक्शन एंड डूइंग मोर वर्क, दे शुड बी कंपनसेटेड फॉर देयर एफिशिएंसी। तो याद रखना है, जो बेटर वर्क कर रहे हैं, जो एफिशिएंट पर्सन है, उनको एक्स्ट्रा पैसा देना है, उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेट करना जरूरी है। बाय डूइंग दिस द वर्कर टर्नओवर रेट डिक्रीजेस एंड प्रमोशनल स्कीम्स लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजरियल कमिटी शुड बी इंप्लीमेंटेड फॉर स्किल्ड वर्कर्स। और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो भाई? प्रमोशन दिस लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ज्यादा पैसे कमा के थोड़ा उसमें शेयर दे दो। जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होने वाली, लाइक कोई डिसीजन मेकिंग का सिस्टम हो रहा है तो वहां पे उसको बुला लो, भाई तुम आ जाओ, तुम भी देख लो क्या हो रहा है, या तुम सजेशन कुछ देना चाहते हो, सजेशंस दे सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटीज करने से क्या होगा? वर्कर्स, उनको ऐसे खुशी होती है, राइट, तो वो ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर काम करेंगे। ओके, तो याद रखना है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है? रिटर्न अगेंस्ट सर्विसेज। और जो रिटर्न देना है वो आइडियल वेज सिस्टम होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है। एक बात और याद रखना है कि सारे वर्कर्स सेम नहीं होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स ज्यादा बेटर काम करे उनको ज्यादा कंपनसेशन देना भी जरूरी है। ये आपका होगा रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। फिर नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह होकर चलना, राइट, सारी चीजों का डिसीजन एक तरफ से होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हर बिजनेस का जो कल्चर होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर मस्ट बी क्लियरिटी टू विच एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन टू मेक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे कंपनी में कितने लेवल तक सेंट्रलाइजेशन यूज करना है, कितने लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। वो डिपेंड होगा बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजनेस के कामकाज पे। इफ पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड इट इज सेंट्रलाइजेशन। याद रखना है कि अगर कोई भी पावर इंप्लॉइज के पास नहीं है, कोई भी पावर इंप्लॉइज नहीं है, अरे सॉरी, इंप्लॉइज के पास नहीं है का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो पावर है किसी एक पर्सन के हाथ में है। किसके पास है? पूरे किसी एक पर्सन के हाथ में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन, यानी एक के हाथ में पूरा है, सेंटर में है। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड। अब यहाँ पे देखो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करना है। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज का बेटर यूज करना है तो कुछ कंपनीज वाले सेंट्रलाइजेशन करेंगे अगर उनके यहाँ पे वैसे एम्प्लॉइज हैं, और या अगर
अच्छे इंप्लॉइज है तो डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। ओके, सेंट्रलाइजेशन हैज अ लो सक्सेस रेशियो इन जायंट साइज यूनिट, जो मैंने पहले कहा कि बड़ी कंपनी है तो वहां पे ये ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि भाई हमें तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वहां पे हमें नहीं अप्लाई करना है। हेंस डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एज पर द साइज ऑफ द यूनिट, यानी डिपेंड करता है यूनिट का साइज कैसा है, उसके ऊपर हमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना है। क्लियर है? तो ये पॉइंट है आपका 8 नंबर सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का मैं सिंपल आपको समझाता हूं, एक जोक है, बहुत आता है व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा, उसमें एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे ये दो बैंक है, ये समझ में आ गया तो ये क्लियर कर लोगे। एक पर्सन है, ये दोनों के दोनों बैंक है, इससे एसबीआई की मान लो। एक पर्सन है, जाता है चेक लेके, बोलता है कि ये पैसे दे दो, ट्रांसफर कर दो, तो बोलता है ठीक है 2 घंटे लगेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये पर्सन बोलता है कि भाई ये तो इसी ब्रांच का ना, और ब्रांच तो दूर है ही नहीं, बाजू में ही है, तो अब अभी दे दो। तो ये बैंक वाला उसको एक्सप्लेन करता है कि सर एक प्रोसीजर होता है, हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब को समझ में आता है, गुस्सा हो जाते हैं। तो इनको ही क्या बोलता है, अच्छा मान लो कि आप कहीं बाहर गए हो और वहां पे आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है, और आपकी जहां डेथ होती है उसके बाजू में ही आपका ये जो शमशान घाट होता है वो बाजू में ही होता है। तो आपको पहले जला देंगे कि पहले फैमिली के पास लेके जाएंगे, घर लेकर जाएंगे? तो यही बात है कि पहले आपको घर ले जाएंगे, वहां पे सब लोग आएंगे, फिर वो लोग आपको वापस लेके जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि शमशान घाट के पास मरे तो सीधा जला ही दो पहले, ऐसा नहीं होता ना, एक प्रोसीजर होता है। तो यही बात बोला गया है कि हर कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो एक फ्लो में चलता है। तो यहाँ पे वही बोला स्केलर चेन। अब पढ़ते हैं इसको, आई होप कि एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब रीड करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन क्रिएटिंग चेन्स, क्या कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है, क्रिएटिंग चेन्स पे, फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स टू बॉटम लेवल एम्प्लॉय शुड नॉट बी ब्रोकन, यानी जो चेन है, यानी जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को ब्रेक नहीं करना है, जैसा प्रोसीजर उसको वैसे ही फॉलो करना है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेवल, जो लेवल होगा यानी जिस लेवल पे काम करे, हायर लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, उसके अकॉर्डिंग उनको पावर मिलनी चाहिए। एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ यूनिट शुड बी अवेयर ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, उनको पता होना चाहिए कि वो किसको काम देना है, यानी किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और किसके पास जाकर उनको जवाब देना है। तो यहाँ पे याद रखना है, शुड बी अवेयर who is responsible to whom, right? Who is responsible to whom? As a result, scalar chain occurs which moves from top to bottom and from bottom to top, जो मैंने कहा कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। लेकिन अगर इन केस इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या है, इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो कभी कभी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके आप बात कर सकते हैं। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसी का मैं बात करता हूँ। जैसे अभी आपको पता है जब कोरोना काफी ज्यादा था, तो उस टाइम की में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी सीधा और शमशान घाट में ले जाके खुद मशीन में जला देती थी। तब प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे थे कि बॉडी को घर लेके जाएं, घर वाले अपना जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर ले, फिर शमशान घाट में ले, वो नहीं फॉलो कर दे, क्योंकि ये सिचुएशन कैसा था, बहुत ही इमरजेंसी टाइप का था। तो सम टाइम्स अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो रूल्स को। जैसे कि मान लो यहाँ से ये बॉटम से टॉप में, फिर ये टॉप से बॉटम में, अगर सम टाइम्स रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है, तो आप सीधा ब्रेक करके यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। और ये जो ब्रेक करते हैं ना रूल, इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोला जाता है? गैंग प्लैंक। ये वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। समटाइम्स इफ देयर इज इमरजेंसी यू कैन ब्रेक द चेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। क्लियर है इतना? ठीक है, स्केलर चेन। आई होप कि ये एग्जांपल तो आपको 100% समझ में आ ही गया होगा, और ये मुझे पता है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको नंबर 10। नंबर 10 का है ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब वो नहीं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है हर चीज का एक जगह होता है, हर चीज का एक प्लेस होता है, यहाँ पे उस ऑर्डर का मतलब है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस 2 पैरामीटर, नंबर 1 रॉ मटेरियल अरेंजमेंट, नंबर 2 सोशल अरेंजमेंट। याद रखना है कि ये दो चीजों की बात करता है, पहला है रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा है, दूसरा सोशल अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है। ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस, यानी जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका अप्रोप्रिएट प्लेस पे होना जरूरी। इन अ सेम वे स्किल्ड एम्प्लॉय शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस, और जैसे रॉ मटेरियल्स का अपना खुद का जगह होता है, वैसे ही जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भी खुद की अपनी क्या होती है, जगह होती है, राइट प्लेस होता है। अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अ सुटेबल एम्प्लॉयज इन सुटेबल प्लेसेस। इससे क्या होगा, सुटेबल पर्सन को सुटेबल जगह मिल जाएगी, और जब सही जगह पर सही पर्सन होगा तो काम ज्यादा बेटर में हो पाएगा। जैसे कि मटेरियल की जरूरत मान लो कहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, और जो मटेरियल है वो रखा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्या फायदा? जहां जगह है वहां रखो ताकि लोग यूज कर पाए, राइट।
तो ये याद रखना है कि ऑर्डर का मतलब क्या है, सही जगह पर। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ऑर्डर का मतलब क्या है, सही जगह। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा, ठीक है, इसको गूगल करके सर्च मत करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या, यहाँ पे समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या, सबके सब एक समान होना चाहिए। यहाँ पे देखो कैसे, इनफॉर्मल रिलेशन थोड़ा क्रिएट करना जरूरी है ताकि सबको लगे कि भाई हम सब एक ही हैं। एम्प्लॉइज आर अ पार्ट ऑफ अ मैनेजरियल सिस्टम सिंस द एम्प्लॉइज आर ह्यूमन बींग्स। याद रखना है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। अ प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू हैंडल देम। सुपीरियर शुड हैव अ एप्रोप्रिएट यूनिफॉर्मली while taking work from them। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो बिहेवियर है किसका, सुपीरियर का, वो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए और यूनिफॉर्मली, यानी सबके साथ एक जैसा भेदभाव नहीं करना है। एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन यूनिट बाय इनफॉर्मल वे इंस्टेड ऑफ लीगल और ट्रेडिशनल वे। समटाइम्स काम करने के लिए हमें कभी कभी इनफॉर्मल होना पड़ता है। इनफॉर्मल होना जरूरी भी है, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, उनको फील होने के लिए भाई हम सब एक जैसे ही हैं। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इज बेस्ड ऑन फेथफुलनेस, एटीट्यूड, यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस। और ये सारी चीजें हैं, जैसे फेथफुलनेस है, एटीट्यूड सही है, यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा है, जस्टिस है, तो एम्प्लॉइज का बिहेवियर भी कैसा होगा, अच्छा होगा। क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, सभी इक्वल वे में रखना है, सबको एक जैसा मानना है और उनको उनसे काम भी वैसे ही करवाना है। और इसके लिए कभी कभी हमें इनफॉर्मल वे का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेनर। अब इसमें क्या है, सॉरी टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कंपनी है, जैसे अगर मान लो आपका ऑफिस, आपका स्कूल, चलो तुम्हारी बात ले लेते हैं, अगर तुम हर एक साल में स्कूल चेंज करते हो तो क्या तुम अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। और जहां तुम जाते हो क्या वो तुम्हें मेंटेन कर पाएंगे, इन शॉर्ट ना तुम ढंग से पढ़ पाओगे ना सामने वाले ढंग से तुम्हें पढ़ा पाएंगे, क्योंकि तुम डेली एवरी ईयर तुम चेंज कर रहे हो अपनी जगह को, और अपनी जगह एवरी ईयर चेंज कर रहे हो, तो ना तुम हैंडल कर पाओगे ना तो सामने वाले तुम्हें हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बोला है कि हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो वर्कर्स रहे वो कैसा रहे, परमानेंट स्टेबल रहे, क्योंकि परमानेंट और स्टेबल रहेंगे तो वो लोग काम भी अच्छे से कर पाएंगे और हम लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि एक स्टूडेंट है, अगर इसके एक ही स्कूल में काफी टाइम से है, तो वो स्टूडेंट उस स्कूल के कामकाज को समझता है और वो स्कूल वाले उस स्टूडेंट को समझते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जब समझते हैं तो 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एन एम्प्लॉय कैन डेवलप हिमसेल्फ बाय रिमेनिंग टू वन यूनिट। याद रखना है, एक एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को तभी डेवलप कर सकता है जब वो एक ही यूनिट में रहता है, एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। और जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे भी वो अचीवमेंट कर पाएगा जब वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। एज द एम्प्लॉय रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनी यूनिट, हिज नॉलेज ऑफ सिस्टम रिजल्ट्स इनटू मोर प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो डिक्रीजेस लेबर टर्नओवर रेट। अगर किसी कंपनी में वो लॉन्ग टाइम से है तो लॉन्ग टाइम से क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो इसका मतलब है वो जगह छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा, इट मींस इट विल डिक्रीजेस लेबर टर्नओवर रेट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा फॉर द परमानेंट एम्प्लॉइज। और ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप टाइम टू टाइम प्रमोशंस दोगे, यानी अच्छा काम करा तो प्रमोशन दो, काम ढंग से नहीं कर पा रहे, जरूरत है ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ये सारी चीजें होना जरूरी है, दैट्स वाई जो एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंट बेसिस पे वहां पे रुक पाएंगे। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज के अंदर अपना खुद का भी एक नॉलेज होता है, वो नॉलेज उनको खत्म नहीं करने देना है, यानी उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि एम्प्लॉइज, अगर ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉइज को कुछ अच्छा आता है, ऐसा एटमोस्फियर प्रोवाइड करो कि अगर एम्प्लॉइज को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मैं बेटर वे में कर सकता हूँ अपने तरीके से, उसको वैसा करने दो। लेट हिम इनिशिएट न्यू थिंग्स, राइट। A quality of, sorry, as a quality of entrepreneurship is necessary for the industrialist, in the same way there should be a quality of initiation in the employees। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी होना जरूरी है। उसी तरह से जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके अंदर इनिशिएशन होना बहुत जरूरी है, नई नई चीजों को सीखना, नए नए तरीके से करना। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड प्रोवाइड सच अ एटमॉस्फेयर दैट इनिशिएशन में बी इंकरेज्ड। और ये पॉसिबल कैसे होगा, जब ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा कि इनिशिएशन पॉसिबल हो। जैसे आपने देखा क्लास में कई बार टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर किसी बच्चे के अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसको वो इंकरेज करते हैं, बेटा चलो आओ करो। जैसे मान लो कोई अच्छा गाता है, कोई एक्टिंग अच्छा करता है, कोई मिमिक्री अच्छा कर लेता है, तो टीचर्स बोलते आजा कर, और अच्छा कर दिया, वाह वेरी गुड, एक चॉकलेट दे दिया। तो इससे क्या होता है कि उसका जो कहते हैं ना कि अंदर से इच्छा होती काम करने की, वो बढ़ जाती है, वो उसमें और बेटर वे में काम कर, इंकरेज होगा ना वो, राइट। ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एम्प्लॉय डेवलप्स एंड इट इंक्रीजेस देयर लीडरशिप क्वालिटी। और इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एंड डेफिनेटली जब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। ही नो दैट कि आई कैन डू, राइट। तो ये याद रखना, इनिशिएटिव। एंड लास्ट पॉइंट आपका स्प्रिट डे क्रॉप्स।
यानी कि कॉप्स का मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस का मतलब यहाँ पे वही है, हम सब एक है, हम साथ साथ हैं। सक्सेस ऑफ एन एम्प्लॉइज सक्सेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट लाइज इन अ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। क्या बोला है कि कोई भी बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब मैनेजर्स और एम्प्लॉइज एक रहेंगे, एक मिलकर काम करेंगे। Hence there should be harmony in both classes. Managers should generate group feelings among employees. Manager ऐसा माहौल क्रिएट करे कि एम्प्लॉइज को लगे कि हम सब एक ही हैं। इफ ऑल एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स बिकम इजी। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कोई भी चीज को पाना आसान हो जाएगा। जैसे क्रिकेट का मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सबको लग रहा है कि भाई हम एक टीम है और सब लोग एक दूसरे के लिए करने के लिए रेडी हैं, तो क्या होता है फिर टीम 100% हमारी सक्सेस ही होती है। कभी भी देखा होगा जब मैच आपने कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां पे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की हेल्प करने के लिए कहते हैं ना 100 अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उसकी मदद करने के लिए। जैसे ये गाबा टेस्ट हुआ था जो आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें किस तरह से चोट लगी थी, इतना दर्द हो रहा था, उसके बावजूद वो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वहां पे खड़े थे, खेल रहे थे, तो क्या होगा, गोल इजी हो जाता ना, हम जीत गए कि नहीं। तो वही बात होती है किसी भी कंपनीज में, अगर रिलेशन मेंटेन किया है, कैसा किसका रिलेशन, मैनेजर एम्प्लॉइज का, और एम्प्लॉइज के साथ लग रहा है कि हम सब एक है, हम सब पूरी ग्रुप है, हम सब पूरा परिवार है, टीम है, डेफिनेटली जो अचीवमेंट्स है, हमारे गोल्स है, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। हेनरी फ्योल सेड दैट above list is not a last list of management principle। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो 14 प्रिंसिपल्स दिया है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, राइट, बिजनेस इंडस्ट्री, राइट। जैसा आप जगह पे हो, जहां पे हो, आप उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो ये थे टोटल 14 प्रिंसिपल्स। अब देखो शॉर्ट में इसके लिए जो आजकल बच्चे यूज करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, इसके लिए याद करना आसान हो जाता है उससे, बट मुझे वो पसंद नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है आप उसको 2-3 बार समझो, सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको एक बार में लर्न कर लो। और ये बहुत गलत तरीका है कि एक ही बार में 100% आ जाए, ऐसा करो, नहीं नहीं, कभी कभी 2 बार सीखो, 3 बार सीखो, लेकिन जब आप इस तरह से मेहनत करके सीखोगे ना, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे जो मैंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ आपको हेडिंग्स दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे गिरा नंबर वन क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा मैंने कहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उसको सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अकेले काम तो कर नहीं पाओगे, तुमने काम दे दिया है तो काम देने के लिए थोड़ा पावर तो दो, और पावर दे दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनाओ उसको, भाई यही काम करना है, इससे ज्यादा मत कर देना। फिर कभी कभी काम और ज्यादा ना हो जाए या गड़बड़ ना करे, इसलिए डिसिप्लिन होना जरूरी है कि भाई यही रूल्स एंड रेगुलेशन है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी का फॉलो करना है। एंड यूनिटी ऑफ कमांड, जब काम दे दिया, काम लोग कर रहे हैं, ऑर्डर भी ऊपर से मिलते जा रहे हैं, तो ऑर्डर किससे मिलना चाहिए, सिर्फ एक इंसान से मिलना चाहिए। ज्यादा लोगों से ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, चौथा क्या हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों साथ में याद रखो, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक आदमी ही बोलेगा, और इसमें क्या है, एक ही रास्ते में जाएंगे। अगर 2 रास्ता है, लेफ्ट एंड राइट, तो याद रखना है, अगर लेफ्ट जाना तो सब लोग लेफ्ट में जाएंगे, राइट जाना तो सब लोग राइट में जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट करते रहो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल। जो मैंने कहा, एक का मत सोचो, पूरे टीम का सोच के काम करो। रीमनरेशन ऑफ पर्सनल, अगर जो काम करे अच्छा काम करे तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दो, रीमनरेशन बेटर होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग का सिस्टम, पावर जो किसके पास होगा, एक के पास होगा या सबके पास होगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे बिजनेस का साइज कैसा है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब प्रोसीजर्स, मैंने कहा ना, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया वो जोक का, राइट, वो बैंक और डेथ वाला का, तो वो जोक याद रखना है, तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि कोरोना वाला याद रखना कि इमरजेंसी में भाई कभी कभी हमें ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको हमें साइड में करके काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑर्डर, हर चीज का एक सही जगह होता है, चाहे इंप्लॉइज हो चाहे सामान हो, तो वो याद रखना है। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का मतलब क्या, सब लोग बराबर हैं, उसके हिसाब से काम करना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, इसका मतलब क्या है कि कोई वर्कर है अगर बार बार छोड़ के जा रहा है, या आपकी कंपनी में से वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो वो सही नहीं, कंपनी भी सक्सेस नहीं होती, वर्कर भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसको ऐसा कुछ करना है कि जिससे वो वहां पे ही कंटिन्यू बेस पे काम करे, कंटिन्यू बेस पे काम करेगा, ज्यादा चीजें सीखेगा, ज्यादा बेटर वे में काम कर पाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंपनी का बेनिफिट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या, एम्प्लॉइज अगर इनिशिएटिव है, मतलब उनके अंदर ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कुछ अलग कर सकते हैं, तो उनको इंकरेज करो, बोलो भाई तू कर, अच्छा कर लिया तो और इंकरेज करो, सैलरी बढ़ा दो, बोनस दे दो, तारीफ कर दो, राइट। एंड स्पिरिट डे कॉप्स या फीलिंग ऑफ वननेस का मतलब क्या है, हम सब क्या है, साथ साथ हैं, हमारा जो टीम है वो एक है, एक परिवार है, पूरी ग्रुप है, हम सब लोग साथ में काम करें। इससे क्या होगा, जो अचीव करना है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये है आपके टोटल 14 प्रिंसिपल्स। सो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे समझ में आ गएगा। मैंने अपने तरीके से बेस्ट
तरीका यूज किया है आपको एग्जांपल्स दे दे के समझाने की। आप इसको एटलीस्ट एक दो बार रीड करना ध्यान से, एक बार वीडियो देख लेना, बुक में रीड करना, और जो भी कहानियां मैंने बताई है पॉसिबल है तो पेंसिल का यूज करके साइड साइड में लिख लेना, कि जब भी आप रीड करने बैठोगे वो एग्जांपल्स देखोगे ना तो आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।